हेलो लर्नर्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी के व्याकरण के पाठ 2 सर्वनाम को। सर्वनाम जिसे अंग्रेजी में प्रोनाउन भी कहते हैं। इससे पहले की वीडियो में मैंने पहले पाठ यानी संज्ञा के बारे में डिस्कशन किया था। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देखें, तब आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होंगे और आपको ये वीडियो आराम से समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है और उसके प्रमुख भेद क्या क्या हैं। तो परिभाषा देखिए कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। इसका साधारण शब्दों में अगर हम बताएं आपको कि कोई भी वाक्य में नाम के बदले जिन जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अर्थात संज्ञा यानी नाम, नाम यानी नाउन, नाम के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि उदाहरण ले लीजिए कि एक 3-4 उदाहरण मैं आपको सामने रखता हूँ। जैसे कि राहुल एक लड़का है, वो राहुल गुवाहाटी में रहता है। राहुल अच्छा खिलाड़ी है, राहुल अच्छा पढ़ता है, राहुल खूब खाना राहुल राहुल खा राहुल राहुल। तो इस तरीके से आप देखिए कि मैंने 3-4 वाक्य कहा आपको और मैं हर बार एक व्यक्ति के बारे में ही बोल रहा हूँ और बार-बार मैं उसका नाम ले रहा हूँ। तो ये ना सुनने वालों को पसंद होगा और ना जो लिखने वाले या वक्ता होंगे उसके पास उतना बोलने का समय होगा। तो इन दोनों की सुविधा के लिए ये सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। अब हम सर्वनाम का प्रयोग कहाँ करेंगे? जहाँ-जहाँ मैंने कहा था कि इसकी डेफिनेशन को समझिए तो नाम के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो राहुल एक पुल्लिंग है, एक मेल है, एक लड़का है, तो उसके लिए हम वह शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे कि राहुल एक लड़का है, राहुल जो गुवाहाटी में रहता है तो हम कह सकते हैं कि वो गुवाहाटी में रहता है, वो एक अच्छा खिलाड़ी है। तो इस तरीके से हम राहुल की जगह पे हम पहले लाइन में राहुल को रख के उसके बाद उसके लिए प्रयोग कर रहे हैं और वाक्य सुनने में अब सुमधुर भी लग रहा है, अच्छा भी लग रहा है। इसके बाद हम अगर इसके भेद के बारे में देखें तो ये कितने प्रकार के हैं। सर्वनाम के प्रमुख 6 भेद हैं और सबको हम देखें तो पहला जो भाग है वो है पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। तो क्या क्या है? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। तो चलिए एक एक करके समझते हैं कि पुरुषवाचक क्या है। तो पुरुषवाचक देखिए, पुरुषवाचक को आप रिलेट कर सकते हैं कि अंग्रेजी में जब आपने पर्सन पढ़ा होगा कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो स्पीकर होता है, जो कहने वाला होता है, जो कहने वाला या लिखने वाला होता है। सेकंड पर्सन जो सुनने वाला होता है, तो उसको मध्यम पुरुष कहते हैं हिंदी में। और अन्य पुरुष जिसके बारे में बात कही जा रही है उसे अन्य पुरुष कहते हैं, यानी थर्ड पर्सन। उसके बाद देखते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम की डेफिनेशन क्या है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम यानी पर्सनल पर्सनल प्रोनाउन। अब देखिए कि जब जब पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं वो देख लेते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई बात कहता है तो मुख्य रूप से 3 वाचक प्रस्तुत होते हैं। अर्थात जब एक व्यक्ति किसी के बारे में कुछ कह रहा होता है तो वो मूलतः जिन जिन शब्दों का प्रयोग करता है उसे उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि अभी मान लीजिए एक सीनरी है, एक आदमी कुछ बोल रहा है, एक आदमी कुछ सुन रहा है और वो लोग जिसके बारे में बात कर रहा है तो वो हो गया आपका थर्ड पर्सन। जैसे कि वक्ता जो बोलने वाला होता है, श्रोता जो सुनने वाला होता है और अन्य जिसके बारे में कहा जा रहा है तो वो होगा आपका थर्ड पुरुष यानी अन्य पुरुष। अब देखिए कि इसका प्रयोग कैसे करते हैं। जो सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द कहने वाले जो सर्वनाम शब्द कहने वाले, सुनने वाले, कहने वाले जो सर्वनाम शब्द कहने वाले, सुनने वाले या जिसके विषय में कहा जाए उसके लिए प्रयोग किया हो या उसका बोध कराए कि वो कौन है, कौन कह रहा है, कौन सुन रहा है, कौन किसके बारे में बात हो रही है, तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इतना क्लियर हो गया होगा आपको कि ये सर्वनाम का काम सिर्फ इतना है कि ये हमें क्लियरिफिकेशन देता है कि कौन कहने वाला है, कौन सुनने वाला है और किसके बारे में बात की जा रही है। तो जो कहता है वो वक्ता होता है यानी प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष। और जो श्रोता होता है वो होता है मध्यम पुरुष। और जो जिसके बारे में बात की जा रही है वो होता है अन्य पुरुष यानी थर्ड पर्सन। अब पुरुषवाचक अब देखिए कि आगे क्या लिखा है कि उत्तम पुरुष हमने अभी भी कहा आपको जो जो वक्ता होता है या जो लिखता है उसे कहते हैं उत्तम पुरुष सर्वनाम। जैसे कि परिभाषा देख लेते हैं एक बार। उत्तम पुरुष की परिभाषा देखें तो बोलने वाले या लिखने वाले व्यक्ति अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं, हम सब, हम लोग। तो एक सीधा सा सब मतलब है इसका। जो व्यक्ति अपने बारे में कुछ कहता है या लिखता है वो अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है वो होता है आपका सर्वनाम। जैसे कि मैं, हम सब आदि।
उसके बाद देखिए मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन, जिससे वो बात करता है, मतलब एक व्यक्ति जिससे बात करता है वो होता है उसका सेकंड पर्सन यानी मध्यम पुरुष। जैसे कि तुम लोग, तुम, आप लोग आदि। उसके बाद अन्य पुरुष में देखिए तो जिसके बारे में बात की जाए, जिसके बारे में बात की जाए या कुछ लिखा जाए, उसके नाम के बदले जो शब्द आएंगे उसे अन्य पुरुष सर्वनाम कहा जाएगा, अन्य पुरुष सर्वनाम कहा जाएगा। जैसे वे लोग, ये आप आदि। उसके बाद देखिए कि निश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद देखिए कि निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम यानी डेफिनेट प्रोनाउन, डेफिनेट प्रोनाउन। अब ये क्या होता है कि जो सर्वनाम पास की यानी हमारे आसपास की या दूर की वस्तु या व्यक्ति की और निश्चय संकेत करते हो, यानी इस तरीके से समझिए कि जो सर्वनाम शब्द, ऐसे सर्वनाम शब्द जो हमारे आसपास की चीज या कोई व्यक्ति के बारे में कंफर्मेशन दे, चाहे वो पास हो या दूर हो, हमें कंफर्मेशन दे दे कि या वो आदमी है जिसे मैं जानता हूँ या ये वो चीज़ है जिसे मैं भली भांति पहचानता हूँ, तो वो वहाँ जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाएगा वो होगा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि और यहाँ पे देखिए कि जो निकट निकट की वस्तुओं के लिए यह ये सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है और दूर की वस्तुओं के लिए वह और वे। जैसे कि उदाहरण देखिए कि जैसे कि निकट की वस्तु के लिए यह मेरी पुस्तक है, तो ये किसकी पुस्तक है, ये मेरी है, मैं इस कंफर्मेशन दे रहा हूँ कि ये मेरी पुस्तक है। नेक्स्ट देखिए कि दूर की वस्तु के लिए वो दूर है लेकिन मुझे कंफर्म है कि वो कौन है क्या है। जैसे कि वो मेरे पिताजी हैं, तो मेरे पिताजी है इसका मैं कंफर्मेशन दे रहा हूँ कि उसमें तो मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है। उसी तरीके से वो घड़ी है, वो मेज है, वो टीवी है। इस तरीके से आप निश्चित रूप से जब हम कहते हैं तो वहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। उसके बाद देखिए कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो 3 नंबर है, तीसरा है वो है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय सर्वनाम में देखिए क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में इनडिफिनिट, मतलब जो पहले डिफिनिट था निश्चयवाचक में अब वो इनडिफिनिट हो गया। मतलब अब इस सर्वनाम शब्द में जिन सर्वनाम का प्रयोग किसी निश्चित प्राणी या वस्तु के लिए ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि ऐसे सर्वनाम शब्द जो हमारे पास हो या दूर हो लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते, कंफर्म नहीं है, तो ऐसे शब्दों के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाएगा वो आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, यानी हम कंफर्म नहीं है कि वो है क्या और कौन है। तो इस तरीके से जो सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाएगा वो आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। जैसे कि कोई कुछ, इसके उदाहरण देखिए कि कोई तुम्हें बुला रहा है लेकिन मैं कंफर्म नहीं बता सकता कि कौन बुला रहा है। बाहर कोई खड़ा है, अब बाहर कोई खड़ा है लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कौन है क्या है। और मुझे कुछ पैसे दो, तो मुझे कुछ पैसे दो मतलब मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ कि मुझे कितने पैसे चाहिए। यहाँ कुछ आम पड़े हैं, तो यहाँ कुछ आम पड़े हैं लेकिन मुझे कंफर्मली नहीं पता कि कितने आम हैं। तो इस तरीके से जब हम अपने वाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। अब आगे देखिए तो संबंधवाचक सर्वनाम बहुत ही ईजी है। रिलेटिव प्रोनाउन, अब रिलेटिव नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि रिलेटिव है, तो मतलब वाक्य में प्रयुक्त दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध दिखाने वाले सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। एकदम सिंपल ये समझिए तो एक वाक्य में जब एक से ज्यादा संज्ञा या सर्वनाम आते हैं और एक संज्ञा या सर्वनाम दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द से जब अपना संबंध बनाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया करते हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण देखिए कि जो, सो, जिसने, उसने, जहाँ, वहाँ। जैसे कि जो करेगा सो भरेगा, जो सत्य बोलता है वो नहीं डरता, जो सोएगा वो खोएगा। तो इस तरीके से जब एक संज्ञा सर्वनाम जब वाक्य के दूसरे संज्ञा और सर्वनाम से संबंध बनाने की कोशिश करता है और ऐसे में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो आपका संबंधवाचक सर्वनाम कहलाया जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो प्रश्नवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम, ये बहुत ईजी है। इंटरोगेटिव प्रोनाउन, नाम से ही पता चल रहा है कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कि कौन, किन्हें, किस आदि, क्या। इस तरीके से जितने भी प्रश्न पूछने वाले शब्द हैं सब आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम के भाग हैं। जैसे कि वहां सीढ़ियों में कोई कौन खड़ा है, तो ये क्वेश्चन पूछा है कि कौन है। आज तुमने क्या खाया, आज तुमने क्या किया, आज तुम क्या कर रहे हो, तो कल तुमने किससे बात की। तो इस तरीके से जितने भी प्रश्न पूछने वाले शब्द हैं वो सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंदर आएंगे। उसके बाद आगे बढ़े तो आखिरी जो
सर्वनाम बचा हुआ है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम को अगर हम देखें तो निजवाचक सर्वनाम को देखें तो यहाँ पे देखिए कि जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए वक्ता या लेखक जिन सर्वनाम शब्दों का बोध कराता है और अपने लिए प्रयोग करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात कुछ ऐसे शब्द जिससे पाठक या श्रोता को ये समझ आ जाए कि यह कथन या ये बात जो वक्ता है या जो लेखक है वो अपने लिए प्रयोग कर रहा है, तो ऐसे शब्दों को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। धन्यवाद। तो आज के लिए बस इतना ही, और इसी तरीके से पढ़ने, सुनने और जानने के लिए इस चैनल पे इसी तरह बने रहिए। धन्यवाद।